आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं रेडियो डिवाइन 90.4 FM पर और आज के हमारे शो में एक बहुत खास गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, मिसेस भावना चौहान, जो एसोसिएट प्रोफेसर है डिवाइन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में और एक लंबे कार्यकाल के साथ टीचिंग के साथ साथ बहुत सी ऐसी समस्याएं जो टीनेजर्स में, महिलाओं में, जिनसे हम दो चार होते हैं, रूबरू होते हैं, उन सभी पर आज मैम से बात करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद पूजा जी। मैम, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आपकी जर्नी पर कि किस तरह से स्टार्टिंग से ही आपने सोच लिया था कि इसी प्रोफेशन को आप आगे बढ़ाएंगी। कैसे आपके दिमाग में ये ख्याल आया, ये खलल उठी कि मुझे नर्सिंग में इस प्रोफेशन को चूज़ करना है? और क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रोफेशन में बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत पेशेंटली चाहिए, पढ़ाई भी बहुत होनी चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा पहले ये इलैबोरेट करिए अपनी जर्नी के बारे में। मैम, मैं 2010 में जब मेरा 12th पास हुआ तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे, लाइक प्रोफेशंस हमारे पास इतना ऑप्शन नहीं होता था कि हम क्या प्रोफेशन चूज़ करें। लेकिन उसी टाइम पर कुछ नर्सिंग के कोर्सेज़, बहुत ट्रेंडिंग कोर्सेज़ हमारे बीच में आए और स्पेशली बीएससी नर्सिंग, जो बहुत ही हॉट कोर्स माना जा रहा था उस टाइम पर। और मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन मैं जैसे मुझे एक न्यूज़पेपर कटिंग के थ्रू मुझे बीएससी नर्सिंग के बारे में पता चला और मैंने अपने फादर को जस्ट इन्फॉर्म किया कि ऐसा एक कोर्स है जिससे खासकर से उस टाइम पर ऐसा माना जाता था कि नर्सिंग जो है वो फीमेल प्रोफेशन है। जी बिल्कुल। तो मुझे बहुत इजीली अपने पेरेंट को मैं कन्विंस करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और हमारे नियर में, मतलब जैसे मैं धामपुर की रहने वाली हूँ जी, तो मुरादाबाद में एक मेरा कॉलेज विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वहाँ पर बीएससी नर्सिंग का न्यू कोर्स वहाँ आया था। तो मुझे बहुत ही ईजिली, मतलब मेरे पेरेंट ने वहाँ एडमिशन दिलाया। मैं अगर आपसे सच बताऊँ तो मुझे उस टाइम पर नर्सिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। मतलब नर्सिंग का ABCD आपको पता नहीं था, लेकिन आपको ये था कि ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, इन सब के बारे में भी मैं बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थी। लेकिन जैसे मैं एनरोल्ड हुई और मैंने बीएससी नर्सिंग स्टार्ट किया, तब मुझे समझ में आया कि जीएनएम डिप्लोमा कोर्स होते हैं और बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्सेज होते हैं। और इवेंचुअली मैं बीएससी नर्सिंग में एनरोल्ड हो गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा, मतलब मैं बाद में अपने आप को बहुत ज़्यादा फील कर रही थी कि अच्छा हुआ मैंने नर्सिंग प्रोफेशन चूज़ किया। क्योंकि जैसे ही मैं नर्सिंग में एंटर हुई तो मेरे अंदर एक ऑटोमेटिकली बहुत चेंजेस मुझे देखने के लिए मिले। क्योंकि जैसे मैं अपने टीचर्स के साथ भी इंटरेक्ट होती थी और मैंने अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे समझ में आया कि मैं एक नोवेल प्रोफेशन में एंटर कर चुकी हूँ। वहाँ पर जब हम ड्यूटीज़ में जाते थे तो वहाँ पर पेशेंट्स हमें अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे और बहुत ही कीन तरीके से मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के, उनकी छोटी छोटी सिम्टम्स के साथ में उनकी प्रॉब्लम्स को क्योर तो नहीं कर सकते लेकिन हेल्प कर सकते थे। बेसिकली जैसे कहते हैं ना मैम कि आप दवा तो दे ही रहे हैं जी, लेकिन दवा के साथ साथ अगर आपको एक ऐसी नर्स मिल जाए जो इमोशनली आपको कनेक्ट कर रही है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी भूमिका, अगर आपसे कोई अच्छे से बात कर ले, कोई एक हैप्पी मोमेंट आपके साथ शेयर कर दे, तो धीरे धीरे वो दवा भी असर करने लगती है। तो बल्कि मैं तो ये कहती हूँ डॉक्टर के पैरेलली ही नर्स का भी उतना ही वर्क है, वही काम है। बिल्कुल। एक्चुअली जो डॉक्टर्स हैं उनको हम ब्रेन ऑफ हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, और लेकिन हमारी नर्सेस या हम एज अ हार्ट ऑफ हॉस्पिटल माना जाता है। ग्रेट। तो इसी पे बात करते हैं मैम। लाइक पहले तो हम यही बात करेंगे क्योंकि आप एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं और मेरे ख्याल से 10 से लंबे समय का आपका अनुभव रहा है। तो जैसे आपने बताया भी कि मोस्टली प्रॉम्प्टली जो फीमेल्स हैं वो इस कोर्स को ऑप्ट करती है, मेल्स भी करते हैं लेकिन उनका रेशो थोड़ा सा, अगर हम बात करें प्रपोर्शन में, तो उनका कम रहता है और फीमेल जो है वो ज़्यादा इस कोर्स को प्रेफर करती है। तो क्लासेस में, और क्योंकि आप डे टू डे यू आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स, तो किस तरह की परेशानियां लड़कियां जो हैं, क्योंकि हम बात आज महिलाओं पर और स्पेशली टीनेजर्स पर, इन्हीं पर हमारा फोकस है कि किस तरह की परेशानियां, और जिस तरह की आप मेडिकल टर्म्स में बात करेंगे तो कौन कौन सी ऐसी चैलेंजेस आपको लगता है क्लासेस में भी और फील्ड में भी लड़कियां जो हैं, टीनेजर्स हैं, रिप्रोडक्टिव उसको लेकर क्या वो फेस करती हैं? आप मुझे थोड़ा सा पहले वो बताइए।
मैम पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी कि नर्सिंग जो प्रोफेशन है वो सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है। हाँ। ऐसा हम मानते थे पहले, और ऐसा भी मोस्ट ऑफ लोगों को ऐसा मतलब वो इस चीज़ से अनअवेयर हैं कि नर्सिंग जो है वो मेल के लिए भी उतना ही प्रीशियस और उतना ही नोबल प्रोफेशन, उतना ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशन है जितना फीमेल के लिए। क्योंकि जो नर्सिंग है वो किसी जेंडर वाइज हम उसमें नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर फीमेल के अंदर ही मतलब एक केयर का या फिर उनके अंदर ही एक हीलिंग इफेक्ट जो आता है पावर होगा, वो मेल के अंदर भी हो सकता है। हाँ। और डिपेंड करता है कि जो मतलब आजकल के बच्चे हैं उनका उनकी वियरिंग कैसी है, या फिर उनको क्या उनके जो वैल्यूज हैं वो कैसे क्रिएट किए गए हैं। तो अगर कोई मेल है और वो बहुत ज़्यादा एम्पैथी है और बहुत ज़्यादा केयरिंग है तो वो नर्सिंग प्रोफेशन को चूज कर सकता है। तो नर्सिंग जेंडर वाइज नहीं है, वो मेल फीमेल के लिए बहुत मतलब दोनों उसमें अच्छे से अपना प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन उसको चूज कर सकते हैं। तो जैसे आपने अभी मुझे पूछा कि मुझे किस टाइप के मतलब अपनी, हाँ, मतलब क्योंकि आप डे टू डे यू आर फेसिंग द चैलेंजेस, आपके स्टूडेंट्स हैं, तो अगर हम रिप्रोडक्शन पर ही हम बात करें तो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जैसे टीनेजर्स और महिलाएं जो हैं वो 2-4 होती हैं? आपने बिल्कुल सही कहा मैम, क्योंकि मेरा जो स्पेशलिटी है वो भी ओब्स एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग है और मैं इस फील्ड से ही बिलोंग करती हूँ। ओके, ग्रेट मैम। तो मैं जैसा मतलब मुझे जितना हम स्टैटिस्टिकली भी अगर बातें करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है हेल्थ का। और इसमें हम देखते हैं कि आजकल जो टीनेजर मतलब गर्ल्स हैं तो उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ड्यू टू उनके डाइट पैटर्न चेंज हो गए हैं, और जो हमारा अभी जो जितनी भी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा हाँ स्ट्रगलिंग हो गया है, और स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो अभी जैसे मैं बात करूँ तो रिप्रोडक्टिव एज या चाइल्ड बियरिंग जो एज होती है, पहले तो हम यही बात करते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज है क्या ये मतलब चेंज हुई है, वो पैरामीटर वही रहा है या वो चेंज हो गया है? मैम पैरामीटर वही है। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो है वो एवरेज 13 ईयर से हम 45 ईयर का मानते हैं। ओके, 13 to 45 ईयर। लेकिन मैम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मोबाइल का ट्रेंड कह लीजिए या किसी भी तरीके से अब जो टीनेजर्स हैं वो समय से पहले आप जिसे कहते हैं लाइक दे आर डीलिंग विद दैट थिंग, क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो देख लेते हैं, कोई ऐसा शूट देख लेते हैं कि हमारे मन में उस तरह की चीजें आने लगती हैं बिकॉज इट्स चेंज ऑफ दैट डिजिटल वर्ल्ड। तो वो भी उसमें भी कहीं चेंज है कि वो 13 से है, या आपको लगता है कि उससे पहले से भी कुछ उसमें चेंज हुआ है? मैम अभी अगर हम मिनार्क की बात करें, मिनार्क एक ऐसा स्टेट है जब जो फीमेल है यानी कि जो गर्ल है वो प्यूबर्टी में आती है और उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। उसको हम मिनार्क के नाम से जानते हैं। तो हम उसको पहले 13 to 45 चाइल्ड बियरिंग एज मानते थे क्योंकि मिनार्क स्टार्ट होता था। बट अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ मेंटल बहुत ज्यादा जो गर्ल्स हैं वो अपनी एज से पहले ही हाँ वो बहुत ज्यादा अर्ली हम कह सकते हैं लाइक दे आर अर्ली मैच्योर्ड। हाँ, अर्ली मैच्योर, मेंटली मैच्योर्ड हो जाती हैं, और मेंटली मैच्योर होने से उनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनली चेंजेस खत्म होता जा रहा है ना, इमोशनल चेंजेस आते हैं। वी यूज्ड टू एंजॉय टिल 8th स्टैंडर्ड। यस, अभी फोन की वजह से रील्स देखते हैं बच्चे, और बहुत लड़कियां जो है बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कॉन्शियस हो जाती हैं समय से पहले। व्हेन दे जस्ट एंटर टू 4th और 5th क्लास वो अपने आप को बहुत ज्यादा यू कैन से इस तरीके से फील करने लगती है कि नहीं ठीक है आई हैव टू बी लाइक आइसोलेटेड, या अगर उनका मेंसेस स्टार्ट हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया है तो डील नहीं कर पाती हैं वो बिकॉज दे आर टू स्मॉल फॉर दैट। तो वो सब मेंटल मैच्योरिटी की वजह से, मुझे जितना मैं समझ पा रही हूँ कि मेंटल मैच्योरिटी की वजह से बच्चे जो हैं वो अपनी एज से पहले मिनार्क में जा रहे हैं। तो हमें अगर हम इस पे बात करें कि अर्ली मिनार्क क्यों आ रहा है, तो अगर हम इस पे बात करें तो हमें जो बच्चे हैं, जो गर्ल्स हैं स्पेशली, उनको इन सोशल मीडिया में इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रखना चाहिए। उनको थोड़ा जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो इस टाइप की उनकी होनी चाहिए, या फिर उनका जो एक लाइफस्टाइल है वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो इतनी जल्दी इन सब चीज़ों के बारे में
मैच्योर ना हो, क्योंकि उससे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और जो प्यूबर्टी है या फिर जो मिनाक है वो जल्दी आने के चांसेस बनते हैं। मदर को भी नहीं लगता है कि वो किस तरह से डील करे अपने बच्चे के साथ। इट गोइंग टू बी रियली वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, क्योंकि बच्चा भी छोटा है और हम एड्स में और कहीं मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी हम लोग देख रहे हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी उस तरह के एड्स चलाती है दैट यू डोंट हैव टू बी वरी कि मतलब किस तरह से आपको उसको डील करना है। तो मैम आगे इसी पे ये बात करते हैं कि आपने जैसे रिप्रोडक्टिव का मुझे बात बताई, तो थोड़ा सा मुझे ये भी गाइड करिए कि किस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे क्या रहता है, क्या हमारा टर्म्स पर अगर हम बात करें तो क्या साइकिल है, ओव्यूलेशन का मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए। मतलब ये जो टर्म्स होते हैं जो सुनने में तो बहुत खतरनाक से लगते हैं लेकिन अगर हम उसको आम भाषा में बात करें, क्योंकि और जो हमारा व्यूअर है, जो हमारा दर्शक है, जो श्रोता है, सुनने वाला है, तो वो हर वर्ग का है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो होम मेकर्स भी हैं, वो टीनेजर्स भी हैं, वो वर्किंग मॉम्स भी हैं। तो हम उसको थोड़ा सा ज़रा बात करें कि क्लियर शब्दों में, बहुत सरल भाषा में आप मुझे थोड़ा सा समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखिए जैसा अभी हमने बात किया कि प्यूबर्टी जब आती है तो एक मिनाक स्टार्ट होता है। मिनाक मीन्स जब जो गर्ल है जब प्यूबर्टी में एंटर करती है तो उसकी बॉडी में कुछ हाइपोथैलेमस एक्सेस होती हैं, जो मेडिकली टर्म अगर बात करें तो हाइपोथैलेमस हमारी एक ग्लैंड है और उसके बाद पिट्यूटरी एक्सेस होती है। देन हमारी ओवरी यानी कि जो गोनैड्स हैं वहां पर कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं और हमारे जो फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपने नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा कि एग प्रोड्यूस होता है जो फर्टिलाइजेशन के लिए वो रहता है। ओवम एंड स्पर्म तो नॉर्मल टर्म्स हैं जो हम सुनते हैं, तो हमें उनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके लिए हमें ओवम चाहिए। तो ओवम जो है वो हमारी ओवरी में रहता है। अब वो पहले प्रीमेच्योर फॉर्म में रहता है, तो उसको मैच्योर करने के लिए कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वो जब हमारी बॉडी में यानी कि फीमेल की बॉडी में जब ये एक्सेस होती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन हो जाती है। वैसे तो हाँ, ये एक अरेस्ट फॉर्म में होती है और ये प्यूबर्टी के टाइम पर या मिनाक के टाइम पर दोबारा से स्टार्ट होती है और फिर से जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और सेकेंडरी जो ओसाइट्स है मतलब एग है वो बनता है, फिर रिलीज होता है। उसको हम ओबुलेशन बोल देते हैं। जब वो हमारी ओवरी से निकल के हमारे यूट्रस की तरफ जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए तो उसको हम ओबुलेशन बोल देते हैं। तो ये जो पूरी साइकिल है ना, तो ये हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहलाती है। हाँ, ये पूरी जो साइकिल है, हाँ, इसमें फॉलिकल्स मैच्योर होंगे, रिलीज होगा, देन जो कवरिंग है कार्पस ल्यूटियम है वो प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करेगी यूट्रस को, उसके बाद में वो डीजनरेट हो जाएगी। तो ये 28 डेज की एक साइकिल होती है। ऑन एन एवरेज हम 28 डेज मानते हैं, बट ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट 28 डेज में सबकी साइकिल ऐसा डिटेल है ये भी। मैं तो खुद सोच रही हूँ हम आगे बहुत अच्छी एक और सीरीज भी बनाएंगे जिसपे हम सब ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करें, क्योंकि जनरली नहीं पता होता है लोगों को ना। अच्छा, ये मुझे समझ भी आ गया कि हमारा ये साइकिल है 28 डेज जनरली जो रहता है 30, इट कैन बी लाइक एक्सटेंड आल्सो, मिनिमाइज हो सकता है। ऑन एन एवरेज हम 28 मानते हैं, बट इट शुड बी लाइक 21 से अगर स्टार्ट हो रहा है 21 डेज से नीचे नहीं होना चाहिए। 21 टू 30 अगर हो रहा है दैट इज स्टैंडर्ड। और मैम किस तरह की समस्याएं मतलब रिप्रोडक्शन के उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं, जैसे टीनेजर्स या महिलाएं भी हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर चाइल्ड बियरिंग एज है एग्जैक्टली। तो कौन जैसे एक टर्म आता है मैम, मैंने बहुत सुना है पीसीओडी और पीसीओएस भी। मैं तो इनफैक्ट अगर मैं आपको सच बताऊं तो कभी तो मुझे लगता है कि ये पीसीओडी है, कभी लगता है नहीं ये पीसीओएस है। तो मतलब मुझे यही समझ नहीं आता है कि ये एक टर्म है, ये अलग अलग टर्म है। अब मीडिया के जरिए बहुत से ऐसा करता है कि नहीं आप पीसीओडी है तो आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है, पीसीओएस है तो आपको ये फॉलो करना है। तो पहले तो आप मुझे बताइए बहुत आम भाषा में कि ये है क्या, पीसीओडी एंड पीसीओएस, ये अलग अलग है या ये एक ही है? जी, जैसे हमने अभी भी बात किया कि ये सब हार्मोन्स पे डिपेंड करता है और हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो पूरी हार्मोनल है। तो जैसा आपने पीसीओएस के बारे में बात की, पीसीओडी के बारे में बात की, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों एक ही हैं। अच्छा, ये एक ही है? एक ही है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस कंडीशन के बारे में जानकारी निकल रही है, हमें ज़्यादा नॉलेज आ रही है, तो हम इसके टर्म्स को चेंज कर दे रहे हैं। जैसे पहले हम इसको डिसऑर्डर मानते थे कि हमें लगता मतलब ये ऐसा माना हुआ डिसऑर्डर था कि ओवरी में ही होता है, तो इसलिए हमने इसको ओवेरियन डिसऑर्डर के नाम से दे दिया। मुझे भी नहीं पता है। हाँ, अच्छा, ये ओवरी में ही होता है ऐसा पहले था, तो उसके नाम पर
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हमने पहले इसको PCOD नाम दिया, राइट, ठीक है। बट अभी इसमें कुछ जैसे जैसे नॉलेज बढ़ रही है, जैसे जैसे हम इसको जान रहे हैं, तो हमें समझ में आया कि ये सिर्फ ओवरी को ही इफेक्ट नहीं करता, इससे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस्ड होते हैं, जिससे हमारी बॉडी में और भी जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होना और वेट गेन होना, हेयर लॉस होना, एग्जैक्टली, फेशियल हेयर्स भी आ जाते हैं, फेशियल हेयर आ जाते हैं। तो ये सब इसमें मतलब अगर मैं आपसे इसमें बात करूं एग्जैक्टली इस टर्म की बात करूं, तो PCOD PCOS सेम है, वो डिसऑर्डर था, अभी हमने उसको सिंड्रोम में किया है, क्योंकि सिंड्रोम जो होता है वो कोई एग्जैक्ट कॉज उसका नोन नहीं होता है, और इसमें हम ये मान के चलते हैं कि PCOS में हमें कॉज नहीं पता है, तो अननोन है। अच्छा, ये अननोन है, हमें नहीं पता है इसका कॉज क्या है। हाँ, अननोन कॉज है, बट कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे अगर प्रीवियसली किसी मदर को PCOS है, तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में उसकी गर्ल जो है, बेबी गर्ल, उनको चांसेस हैं ऐसा। ओबेसिटी इसका एक कारण बन सकता है, तो ऐसे कुछ हाई रिस्क हैं जिससे PCOS होने का हो सकते हैं चांसेस। सिम्टम्स क्या, मतलब मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में पूछना चाहती हूँ कि सपोज अगर मुझे PCOD या PCOS का इशू होने वाला है, तो क्या मेरी बॉडी कुछ ऐसा सिग्नल्स, कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाएगी मुझे, जिससे मुझे लगे कि नहीं, ये प्रॉब्लम मेरे अंदर अराइज धीरे धीरे हो रही है। इसको समझने से पहले पूजा मैम, हमें ये समझना होगा कि PCOS होता क्या है और कहाँ से स्टार्ट होता है। तो जैसा हमने पहले भी बात की, एक हार्मोनल इम्बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर एक एंड्रोजन हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में, ये इसका लेवल बढ़ जाता है। और एंड्रोजन हार्मोन क्या है एक्चुअली, उसके अंदर मेनली टेस्टोस्टेरोन आता है, जो मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, तो जब एंड्रोजन का लेवल बढ़ता है, तो वो हमारे जो एग हैं उनको रिलीज होने से रोकता है, क्योंकि हमारे फॉलिकल्स को स्टेज तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि LH सर्ग होना बहुत ज़रूरी है। 2 हार्मोन्स इसमें भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल्स को पहले मैच्योर करने में हेल्प करता है, और जब ओव्यूलेशन होता है तो एक LH हार्मोन होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो हमारी पिट्यूटरी से रिलीज होता है, तो वो दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। LH क्या? हाँ, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, जो जिसका बहुत हाई लेवल जब होगा, शर्ग होगा, तभी ओव्यूलेशन होगा। अच्छा, तभी ओव्यूलेशन होगा, मतलब LH से ही यू कैन डिटेक्ट कि आपका ओव्यूलेशन होगा। ओके, वो जो लाइक आपको किड्स भी प्रोवाइडेड होती हैं। यस, तो LH हार्मोन अगर आपकी बॉडी में उतने शर्ग के साथ नहीं आ रहा है, तो आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा, एनोवुलेशन हो जाएगा। तो एंड्रोजन जो है वो इन सारी प्रोसेस को डिस्टर्ब कर देता है, और आपका ओव्यूलेशन रुक जाता है। इसी वजह से इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं, और यही जो एग जो नहीं ओव्यूलेट हो पाते हैं, ये सिस्टिक फॉर्मेशन ले लेते हैं, जिससे हमारी ओवरी में सिस्ट हो जाता है। सिस्ट हो, यस, ये भी बहुत मैंने कॉमन टर्म देखा है कि ये फाइब्रॉइड्स भी कुछ ऐसा ही होता है। फाइब्रॉइड एक अलग लेकिन सिस्ट मैंने सुना है कि आप कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। लेकिन अभी ये जो फॉलिकल्स हैं वो सिस्टिक फॉर्मेशन में चले जाते हैं, और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आ जाता है। तो मैम, ये सिस्ट होना भी क्या एक गंभीर बीमारी है अपने में? देखिए, गंभीर बीमारी ही कह सकते हैं, क्योंकि इससे इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा कॉज होती है, उससे चांसेस मतलब हाई हो जाते हैं इनफर्टिलिटी के। हाँ जी, इनफर्टिलिटी होगी, और फिब्रॉइड जैसे आपने नाम लिया, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इससे सबसे मेन जो हमारा सिम्टम्स हैं, जैसे इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो आपकी जो फीमेल है उनकी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ेगा। नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन है वो मेन रिस्पॉन्सिबल है इस कंडीशन के लिए। और जब एंड्रोजन बढ़ेगा तो जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिखेंगे, जैसे फेशियल हेयर बढ़ जाएंगे, लेकिन आपके स्काल्प के हेयर कम हो जाएंगे, है ना। और जो पूरी बॉडी है इवन उसमें हेयर ग्रोथ होने लगेगी, बट स्काल्प के हेयर नहीं रहेंगे, थिन हो जाएंगे, थिनिंग होने लगेगी, पतले होने लगेंगे या टूटने लगेंगे। तो ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो आते हैं। अब इसको कैसे पहचानेंगे? हमने डरा दिया है बहुत सारा कि ये होने वाला है, लेकिन अब उनको ये भी बताना पड़ेगा कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो अब हम पहले ये भी बात करेंगे कि ये चीजें आपकी हो सकती हैं, या आपके साइंस हैं, सिम्टम्स हैं कि ऐसे ऐसे आपको अगर दिखे अपनी बॉडी में, तो यस, आपकी बॉडी जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉन हो रही है उस डिजीज को लेकर। लेकिन अब हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक गेस्ट जो ये खास गेस्ट है ये इसीलिए आई है। तो अब मैम ये भी बताइए कि
समस्या तो आपने बता दी है, तो अब आपको समाधान भी हमें बताना है कि डाइट को लेकर कुछ ऐसे चेंजेस जो हम अपनी बॉडी में कर सकें, या अपने खान पान को लेकर, क्योंकि स्ट्रेस फैक्टर भी मैम इतना ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा है ना? इसके लिए बहुत रिस्पॉन्स। टीनेजर, अच्छा मैं ये कहती हूँ स्ट्रेस तो है ही, पढ़ाई का स्ट्रेस भी इतना है टीनेजर्स पे, स्टार्टिंग से ही जो पेरेंट्स होते हैं, ये वाली फील्ड लेनी है, ये करना है, वो करना है, और साथ साथ वो अपनी बॉडी से भी उनके जो चेंजेस आ रहे हैं उससे भी वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहे हैं। तो मैम इसको किस तरह से प्रिवेंशंस, प्रिकॉशंस क्या हम ले सकते हैं? मैम देखिए, जैसा हम बार बार बात कर रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहा है, इंसुलिन रेसिस्टेंस हो रहा है, बॉडी वेट गेन हो रहा है ना। इंसुलिन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, तो शुगर यानी कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं, आपका बॉडी वेट बढ़ रहा है, तो बॉडी शेमिंग ऐसा फील करती हैं गर्ल्स की, बॉडी शेमिंग या फिर उनको मेंटल स्ट्रेस होने लगता है। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज सबसे मेन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जैसे डेली वो क्लासेस अटेंड करना है, बट PCOS की वजह से वो मतलब उनको डिसमेनोरिया या फिर बहुत ज़्यादा मेनोरेजिया, हाइपरमेनोरेजिया, ये सारी कंडीशन, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स जो आपने यूज करे हैं तो लेकिन हल्का सा बस थोड़ा सा बताइए। आपने जैसे एक दो वर्ड्स यूज किए, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हैं। अच्छा, ओके, बहुत ज़्यादा पेन होना या फिर बहुत हैवी ब्लीडिंग, इस भाषा में आप बताएंगे तो हमें ज़्यादा सही लगेगा। बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना या फिर एब्सेंस हो जाना, ऐसी कंडीशंस फीमेल को आती है। तो और अभी मैंने बात किया हेयर लॉस हो रहा है, तो बॉडी शेमिंग और ऐसा कुछ, ये सब जो है वो मेनली इफेक्ट करता है कि मेंटल जो पीस है या मेंटल हेल्थ है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेड अफेक्ट होती है। तो हमें क्या करना है, हमारा क्या इसमें रोल हो सकता है कि हम इस कंडीशन के साथ में पहला तो अपने वेट पर मेंटेन करें, वेट मेंटेन करें, क्योंकि यहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन रेसिस्टेंस है। तो आपको थोड़ा जो फैट है, लो कार्बोहाइड्रेटिक डाइट लेनी है, वैसी डाइट लेनी है, हाँ, लो शुगर डाइट लेनी है ना। और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे मेजर्स हैं, जैसे आप लाइफस्टाइल में अपने चेंजेस कर सकते हैं, योगा ले सकते हैं, जिससे आपको मेंटल पीस आपको मिलेगा। मेंटल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके की नेगेटिव जो भी थॉट्स हैं कि मेरा वेट गेन हो रहा है, मुझे PCOS हो गया, इनफर्टिलिटी होगा, पता नहीं मैं कभी माँ बन पाऊंगी, नहीं बन पाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी 100% नहीं कहीं भी है कि आपको इनफर्टिलिटी होगा ही होगा। फिट हैं और आप हो जाएंगे फिट। अगर आप मतलब आपको अपने मन में ये सोचना, थिंक पॉजिटिव। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है, आपने अपना वेट मेंटेन किया है, अगर आप अपने एंड्रोजन लेवल को कहीं ना कहीं सेटल कर पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं, ओव्यूलेशन होगा और आप अच्छे से चाइल्ड बियरिंग कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हमें लेना चाहिए। और मैं ज़्यादातर जो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं या फिर उनको ऐसा आज सुनने के बाद उनको लगे कि ये सिम्टम्स हमारे, क्योंकि सब डिटेक्ट करने वाले हैं कि अच्छा मुझे ये वाला तो नहीं है, ये मेरे साथ ये तो नहीं हो रहा है, मैं तो चीनी बहुत ज़्यादा ले रही हूँ तो अब मैं थोड़ी कम लूँगी। देखिए इसमें ना अगर हम दो से ज़्यादा सिम्टम्स अगर हमारे अंदर है, जैसे रेगुलर मेंस्ट्रुएशंस, वेट गेन हो रहा है, या फिर ओवरी में सिस्टिक फॉर्मेशंस हैं, उसका अल्ट्रासाउंड में आपको डायग्नोज हुआ है, और हेयर लॉस हो रहे हैं, तो इनमें से अगर कोई भी 2 से ज़्यादा सिम्टम्स हैं, तभी हम मानते हैं ये भी अच्छा है कि ये नहीं है एक होते ही लगे, है ना। अगर सिंगल मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज है और हम सोचे कि PCOS की कंडीशन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, मतलब कंघी की और बाल टूटने लगे इसका मतलब नहीं, उसके और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, मतलब इतनी अच्छी जानकारी के लिए, और बहुत ही सरल भाषा में। देखो जानकारी लेना एक अलग चीज होती है, लेकिन समझना उसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में फ्रेम करना, और स्पेशली इस तरह के टर्म्स, क्योंकि आपके में मेडिकल टर्म्स ज़्यादा यूज होते हैं जो हमें भी नहीं पता होते हैं, तो आपने बहुत ही अच्छे से, आसानी से और सरल तरीके से, मुझे ही नहीं हमारी जो रेडियो डिवाइन की जो जनता है, जो स्पेशली जो महिलाएं हैं और जो टीनेजर्स हैं, तो मुझे लगता है हमारा ये जो आज का एपिसोड है उनके लिए और सभी के लिए इट शुड बी बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम स्टूडियो में आने के लिए और रेडियो डिवाइन पर एज अ गेस्ट, और हमें मतलब इतना इंफॉर्मेटिव सेशन देने के लिए। तो इस बार इस स्टूडियो में आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई पर्सनालिटी के साथ, खास लोग, खास मुलाकात पर, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और तब तक सुनते रहिए और देखते भी रहिए रेडियो डिवाइन 90.4 FM, हरिद्वार का नंबर 1 रेडियो स्टेशन।